हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम कंसिस्टेंसी के प्रॉब्लम लेंगे। इसके पहले हमने दो क्वेश्चन लिए कंसिस्टेंसी के। एक जो था यूनिक सॉल्यूशन बना और एक बना इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब ये प्रॉब्लम को देखेंगे क्या बनता है। तो देखेंगे क्या है, डिस्कस द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्व। तो ये यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं? 3 है, बट इक्वेशन कितने हैं? 4 है। तो यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है, उसको देखेंगे हम लोग किस तरह आता है। ट्विस्ट चेक करना, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो 3 है लेकिन इक्वेशन कितने हैं? 4 है। ठीक है ना। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? सेम प्रोसीजर। सबसे पहले वन बाय वन इक्वेशन लिखो। ये फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 3x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 3, 2x प्लस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। अब इसको इक्वेशन को मैट्रिक्स में करो, तो अरेंज इन मैट्रिक्स। तो ये आ गया अरेंज इन मैट्रिक्स। तो जैसे आपने मैट्रिक्स में रखे तो आपको ये 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 1 2 और ये 3। मैंने बोला था आपको ये पैटर्न आना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको नहीं समझता तो यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख लेना। क्या लिख लेंगे आप लोग? जेड। तो जेड थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगा मैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 1 3 4। ठीक है, ये वाला। और इधर क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 1 2 1। ये वाला 3 1 -2। और क्या है? 4 -3 -1। और ये आ जाएगा 2 4 और ये 2। ठीक है, इस तरह आपको अरेंज करेंगे। तो आपको ये तो पता है ये कांस्टेंट मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट वाला, इसको हम ए बोलते हैं। ये वाला वेरिएबल वाला, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल वाला, तो इसको हम एक्स बोलते हैं। और ये वाले को हम बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बी। तो पहले क्या लिखेंगे आप लोग का? कैसा पैटर्न बनेगा? ए एक्स इज इक्वल टू बी। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। ठीक है, ताकि इसका यूज है, जब हम रैंक निकालते तो यहाँ पे वैल्यू रखते। ठीक है, अब आपको ए का वैल्यू निकाल लो। बोलो भैया ए का वैल्यू क्या है? तो थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स लेना पड़ेगा ए का। तो चेक करना यहाँ पे, ये ए आ गया आपका। तो ये आ जाएगा 1 2 1 3 1 -2 4 -3 -1 2 4 2। ठीक है, अब एक्स बोले तो ये आ जाएगा आपका एक्स एक्स वाई जेड। और बी बोले तो ये वाला, ये कैपिटल बी आ जाएगा। 2 1 3 4, ये आपका बी आ गया। ठीक है, अब आप लोग को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो कैसे बनेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स? तो लेट सी इज इक्वल टू ए बाय बी, इस तरह बना देंगे। ए बाय बी ले लेंगे। अब हम लोग का सी का मैट्रिक्स क्या बनेगा? तो दोनों को मिला दो। किस किस को? ए और बी को। ए और बी किस तरह बनेगा? 1 2 1 3 1 -2 4 -3 -1 2 4 और ये 2। अरे क्या बात है सर, आ रहा है समझ में। अब क्या करेंगे आप? अब बी का वैल्यू रखेंगे। किसका वैल्यू रखेंगे? बी का वैल्यू। तो बी क्या है? 2 1 3 4। तो ये आपका बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो एगुमेंटेड मैट्रिक्स में क्या करेंगे हम लोग? ये ऐसा लिखना, लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। एगुमेंटेड मैट्रिक्स समझाने के लिए, जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं उनके लिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना आपने, अब आपको सी का रैंक निकालना है। क्या निकालना है? रैंक। तो आपको रैंक मेथड आना चाहिए। अब रैंक मेथड आपको समझती है किस तरह से करेंगे सॉल्व। थोड़ा लेंदी प्रोसीजर है लेकिन आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रैंक मेथड को नेक्स्ट स्लाइड में लेंगे इस सी को, ताकि आपको आसानी से समझे। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब लोग आप लोग इसका रैंक ऑफ सी निकाल लेंगे। तो रैंक मेथड आना चाहिए। अब रैंक मेथड ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम लोग। अगर जो बच्चों को प्रॉब्लम है तो देखना, रैंक मेथड में क्या करना पड़ता है? बिलो द डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। तो उसका रैंक निकालना पड़ता है आपको, क्योंकि कंसिस्टेंसी के लिए रैंक आना जरूरी है। तो समझता है सर? तो आपको सबसे पहले ये नंबर को 0 बनाना, फिर ये नंबर को 0 बनाना, फिर ये नंबर को 0 बनाना। आपको देखना किधर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं देखना। 1 बाय 1 आपको 0 बनाना है। किसको बनाना है? 1 बाय 1 आपका 0 बनाना है। तो किसको? पहले 3 को, फिर 4 को, फिर 2 को, वट कोई और भी नंबर है। तो ये जो 1 के नीचे वाला नंबर है उसको 0 बनाते हुए चलना। ठीक है ना। रैंक में हम क्या करते हैं? बिलो द डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। बिलो द डायगोनल एलिमेंट, ये जो क्रॉस लाइन किया मैंने, उसके नीचे वाले नंबर को 0 करना है आपको। क्या करना है बेटा? 0 करना है। तो 1 बाय 1 ऐसा जाना आपने। पूरा मैट्रिक्स को देखेंगे कंफ्यूजन हो जाएंगे आप लोग।
कंफ्यूजन हो जाएंगे और आपको देखना है ये 3 को 0 करना है, 4 को 0 करना है, 2 को 0 करना है, इस तरह आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो देखेंगे अभी किस तरह सॉल्व होगा। चलो देखते हैं फ्रेंड्स। एक अब आ गया, सबसे पहले 3 को 0 करेंगे तो R2 में चेंज आता, तो R2 में कैसा चेंज आता, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। अगर मैं R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं R1 बोलता हूं, ये मेरा R2 है, दिस वन इज R3 एंड दिस वन इज R4, ठीक है ना। 3 को 0 करना है, फिर अगर मेरे को R3 में चेंज लाना है तो ये नंबर को 0 करना पड़ेगा, तो R3 चेंजेस टू 4 टाइम्स ऑफ R1, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, तब जाके आपका 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, एक साथ ऑपरेशन। फिर R4 में चेंज लाना है तो R4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। सर समझता नहीं मेरे को, तो देखो इधर 1 बाय 1 ऑपरेशन करता हूँ। पहला ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन है, R2 माइनस 2 R1, तो ये R2 लिख लो, क्या है भैया 3 1 माइनस 2 1, 2 टाइम्स ऑफ R1 यानी R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 2 4, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा। अच्छा R2 माइनस 3 है ना सर, ये तो 3 टाइम्स होगा ना, तो ये 3 टाइम्स आएगा, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, सॉरी यहाँ पे जो है वो देखना पड़ता है आपको, तो यहाँ पे देखना आपने, ये हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 3 टाइम्स ऑफ, तो 3 टाइम्स ऑफ R1 कितना होता, 3 6 3 6, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 माइनस 3 कितना होता, क्योंकि सब्ट्रैक्ट है ना, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, तो पहले आपने R2 का माइनस लिए, ये आपको कोई भी बुक में नहीं दिखेगा, ये आप लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, जो बच्चों को आता हो डायरेक्ट करना सॉल्व। 0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, क्या बात है सर, समझ गया। अब ये ऑपरेशन बताओ, तो पहले लिखेंगे आप R3 कितना है 4 माइनस 3 माइनस 1 3, ठीक है। देन 4 टाइम्स ऑफ R1, तो 4 टाइम्स ऑफ R1 ले लो, तो R1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 4 8, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 8 आना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट ये, ठीक है। अब देखना है बाबा क्या किए सर, ये ऑपरेशन सॉल्व कर रही है, ये आपको बेसिक बता रहा हूँ, ये कोई भी बुक्स में नहीं दिखेगा, हाँ आपको कहीं पर भी नहीं दिखेगा, एकदम जीरो से बढ़ा रहा हूँ। अब बोलो 4 माइनस 4 0, और ये माइनस 11, ये माइनस 5, और ये भी माइनस 5, क्या बात है सर, ये भी माइनस 5 आ गया, हाँ माइनस 5 आ गया, चेक करना। हाँ 4 माइनस 3 माइनस 1 3 बराबर है, 4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 8 हो जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये लास्ट वाला ऑपरेशन क्या है, R4, इसको 0 कैसा करेंगे, जब तक इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो R4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हो जाता, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 2 0, नहीं समझता तो ये ऑपरेशन को ऐसा बेसिक में लिखना है, इसको बोलते हैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूं मैं, क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा, बेसिक। तो पहले R4 लिखेंगे, R4 क्या है 2 4 2 और ये 4, क्या बात है। अब किससे मल्टीप्लाई करें सर, आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अरे वाह सर, समझा सर, क्या बात है सर, आ गया मेरे समझ में। क्यों R1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा 2, ओ वाओ, ये 4 ये 2 और ये 4। अब हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बीच में, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करें तो क्या करना पड़ता, साइन को चेंज करना पड़ता, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। तो देखना ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, अरे क्या बात है सर, आ गया सर समझ में मेरे। हाँ ये तीनों ऑपरेशन करने में फायदा देखो, अगर आप लिख सकते तो लिखना, ये ओरली सॉल्व कर सकते, ये ऑपरेशन को तो आप ओरली भी सॉल्व कर सकते, ठीक है ना। लिख लिए तो लेकिन आपका रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते, मैं तो बोलूंगा आपको लिख लिया करो आप, ठीक है। अब ये सब वैल्यू रख दो यहाँ पे, 1 बाय 1 वैल्यू रखने का। तो सबसे पहले किसमें चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे नोटिस करेंगे तो यहाँ R2 लिखा हुआ है, R3 लिखा है, R4 R1 लिखा हुआ है क्या, नहीं सर, तो पहले R1 लिख लो, 1 2 1 2 बराबर। अब यहाँ से R2 का ऑपरेशन ये हुआ है, तो आप लिखो 0, अब लिखो 0 -5 -5 -5, ठीक है। अब R3 देख लो,
R3 क्या है? 0 -11 -5 -5। क्या बात है सर, आ गया समझ में? ठीक है, चेक करना। और लास्ट वाला क्या हो गया? अरे वाह सर, 0 0 0 0 आ गया, यानी R4 क्या आ गया आपका? 0 आ गया। तो यहाँ पे अगर आपको ये डबल आ गया तो टेंशन नहीं है, R4 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? R4 चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आप नोटिस करो, अब इसका रैंक निकालो। तो डायरेक्ट क्लियरली दिख रहा है रैंक कितना है इसका। तो नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज, तो आप स्पेस बना लेंगे पहले। ठीक है ना सर, प्रॉब्लम से ज्यादा तो बेसिक दिख रहा। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, प्रॉब्लम से ज्यादा बेसिक्स है। ये आपको समझाने के लिए एकदम जीरो से पढ़ा रहे हम लोग। ठीक है ना, ये जीरो से इसलिए पढ़ा रहे ताकि आए आपको। 11 12 नहीं पढ़े आपने, रिडक्शन मेथड नहीं आता, रैंक मेथड नहीं आता, कोई बात नहीं। ये ऑपरेशन को अगर आपने 1 2 बार कर लिए तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते कि रैंक सॉल्व कैसा होता। और रैंक आ गया तो कंसिस्टेंसी ऐसी आ जाता आपको। दोनों भी क्या सिमिलर मेथड है। ठीक है, वो आ गया तो ये आ जाता। इसमें सिर्फ एक स्टेप एक्स्ट्रा रहती है, वो क्या रहती है? एक्स वाई जेड निकालना पड़ता। ठीक है, अब बताओ मुझे रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है? रैंक ऑफ सी, नंबर ऑफ अननोन रोज 1 2 3, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो रैंक कितना आ गया? 3 आ गया सर। ठीक है, रैंक ऑफ सी कितना आ गया? 3 आ गया। अब मुझे रैंक ऑफ ए निकालना है। तो आपको पता है रैंक ऑफ ए कहां से निकलेगा? इधर से निकलेगा। तो मैं ए निकाल दूं पहले मैट्रिक्स को। ए मैट्रिक्स क्या रहता आपका? बोलो, ए मैट्रिक्स क्या रहता? 1 2 1 0 -5 -5 0 -11 -5 0 0 0। ठीक है, इस तरह ये आपका ए आ गया। ये जो बचा हुआ पोर्शन इधर वाला, इस साइड वाला, ये आपका ए है। क्या है बेटा? ए है। किसके बराबर में देख लो। हाँ यस सर, आ रहा है समझ में। ये ए आ गया आपका। क्या आ गया? ए। तो ए का रैंक देख लो, तो इसको निकाल लो। रैंक ऑफ ए कितना आ गया? रैंक ऑफ ए भी 3 आ गया सर। नंबर ऑफ अननोन रोज 1 2 3, ये तो 0 है, काउंट नहीं होता। फिर आपको मैंने बोला था नंबर ऑफ रैंक कितना है, चेक कर लो। 3 आ गया। सी का भी कितना आ गया? 3 आ गया। तो रैंक ऑफ सी बराबर रैंक ऑफ ए आ गया। आ गया सर समझ में? कोई बात नहीं। अब ये चेक करो, नम कितना है इसका वैल्यू? 3 आ गया। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के बराबर में है क्या? हाँ सर बराबर में है, क्योंकि इसमें क्या था? एक्स था, वाई था और जेड था। अगर आपने क्वेश्चन देखे होंगे तो नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने थे? 3 थे। वो किसके बराबर में आ गया? रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी के बराबर में आ गया। तो ये आ गया नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के बराबर में। अननोन वेरिएबल, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल और रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी बराबर में आ गए तो क्या रहता था आपका? यूनिक सॉल्यूशन मिलता है आपको। क्या मिलता है? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, फिर इसके बाद में देख लो, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अब ये रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी बराबर में है तो उसको हम क्या बोलते हैं? द सिस्टम इज द सिस्टम इज द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट इस तरह लिखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग यहाँ पे सी सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे? सी। तो सी क्या है? ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स है। ये तो आपको पता है। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स ये आपको शो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये साइड वाला बी रहता, इधर वाला ए रहता। तो हम लोग का इसका रैंक निकालेंगे, इसके लिए आपको रैंक मेथड आना चाहिए। अब रैंक मेथड किस तरह सॉल्व करेंगे? तो मैंने हमेशा बोला बिलो द डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। तो आपको ये जो डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट है, यानी ये नंबर और ये नंबर, ये वाला नंबर और ये नंबर, ये सब 0 होना चाहिए आपको। ये क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। अब ये 0 कैसा होगा? तो हम लोग हमेशा, इसका प्रोसीजर है, आपको ऐसे ही जाना चाहिए। अगर आप ऐसा जाएंगे तो कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो हमेशा जो भी ये डायगोनल के सब पहले फर्स्ट एलिमेंट जो रहता, तो फर्स्ट एलिमेंट के नीचे वाले नंबर से शुरू करना। तो वो कॉलम के, उसके नीचे के जितने भी कॉलम वाले नंबर है, वो सबको 1 बाय 1 0 करना। आपको ये नंबर कभी नहीं देखना आपको ये कैसा 0 होगा, ये कैसा 0 होगा, ये कैसा 0 होगा। इससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। आपने हमेशा क्या करना कि ये वाला जो नंबर है इसको 0 करना, इसको 0 करना, इसको 0 करना। जैसे आप ये तीनों नंबर को 0 कर देंगे तो आपको हिंट मिलेगा। हिंट मिलेगा आपको, क्लियरली समझ में आएगा क्या करते। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं किस तरह सॉल्व होता। पहले हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना? हाँ, अगर आप थोड़े समझदार होंगे, अगर आपको दिखता है तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है इसमें।
तो सर क्या समझ में आ रही? अगर आप फर्स्ट रो और फोर्थ रो को देख रहे हैं अगर, तो फर्स्ट रो बोले तो 1 2 1, फोर्थ रो बोले तो 2 4 2 4। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ये तो ऑटोमेटिक पूरा जीरो मिल जाएगा आपको। ये ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना आपका, क्वेश्चन को पहले आप ऑब्जर्व करना क्या जीरो हो सकता उसके रिगार्डिंग। अगर ये सब नहीं समझता आपको मान लो, तो आप यहां से शुरू करना, ये नंबर से ये नंबर से ये नंबर से। नाउ आर टू चेंजेस टू R2 माइनस 3R1, क्योंकि पता है मुझे इसको जीरो करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको R1 बोलते हैं। जो पहला रो रहता है उसको R1, इसको R2 बोलते हैं। दिस वन इज R3, दिस इज R4। ठीक है, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 माइनस 3 जीरो। अब मुझे इसको जीरो करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से करना पड़ेगा। तो ये नंबर को मैं 4 से करूंगा, तो दैट इज चेंज किस में आएगा? R3 में चेंज आएगा। जिसमें चेंज आता उसको हम पहले लिखते हैं, तो R3 चेंजेस टू R3 माइनस 4R1। ठीक है, देन लास्ट वन इज R4 चेंजेस टू R4 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2R1। ठीक है ना? अब ये ऑपरेशन आप वन बाय वन सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है ना? अगर आप लिख लेंगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, और आपके 90% राइट आने के चांसेस आ जाएंगे। तो देखो ये R2 का ऑपरेशन क्या है? R2 का क्या है? 3 1 माइनस 2 1 है, देन 2 3R1। तो व्हाट इट बिकम? 3R1 इज व्हाट? 3 से R1 को मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो साइन चेंज होता सब्ट्रैक्ट में, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो जीरो हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये भी -5 हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपका R2 चेंज हो गया। R2 का ऑपरेशन क्या आया? R2 क्या करना था? R2 माइनस 3R1। तो जिसमें चेंज आता है उसको हम पहले लिखते हैं, इस तरह लिखना है आपको। मैं तो बुक में क्या करते हैं ऐसा लिख लेता, R2 माइनस 3R1। अरे भैया तो आंसर किस में लिखने का? आंसर किस में लिखने का? तो जिसमें चेंज आता उसको हम पहले लिखते हैं। इससे का ये मतलब होता कि जो ऑपरेशन अपन परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो ऑपरेशन का आंसर R2 में लिखा जाएगा। तो ये आंसर कहाँ लिखे जाएगा? R2 में। इससे क्लियरली समझ में आता। अब जैसा मान लो अभी R3 में चेंज आ रहा था, R3 को मैंने पहले लिख लिया, देन R3 माइनस 4R1। रैंक मेथड में बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। तो R3 क्या है आपके पास? 4 माइनस 3 माइनस 1 3, देन 4R1। तो व्हाट इट बिकम? R1 इज व्हाट? दैट इज 1 2 1 2। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 8 4 8। सब्ट्रैक्ट कर लो, ये भी ये भी ये भी ये भी, ये सब्ट्रैक्शन है। तो ये 0 आ गया, ये -11 आ गया, ये -5 आ गया, ये -5 आ गया। इस तरह आपको देखने का। ठीक है, अब यहाँ पे और क्लियरली समझ में आता। R4 चेंजेस टू R4 इज व्हाट? 2 4 2 4। ये तो डायरेक्ट ही होता लेकिन तुम्हारे लिए लिखा दे रहा हूँ, क्योंकि सेम ही नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे, 2 4 आ गया, 0 0 डायरेक्ट मिलता। ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो इसको 2 से करें 2 4 आता, सब्ट्रैक्ट कर रहे, आंसर 0। दिख रहा? इस तरह 0 आ गया। डायरेक्ट भी लिख सकते। अगर मान लो ये ऑपरेशन नहीं भी करे तो चलता, अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो। नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। आप विदाउट इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको नहीं भी लिखे आपने बेसिक्स तो सॉल्व कर सकते। ये सब बेसिक्स पार्ट्स है, ये 11 12th में पढ़े आपने। नहीं भी लिखे तो चलता, जिनको आता नहीं वो लिखो, और जिनको आता है सॉल्व करके तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सके। कैसा करेंगे सर बता दो एक एग्जांपल। जैसे R2 माइनस 3R1 है, तो 3 माइनस 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 6 तो -5, -2 -3 -5, फिर आ जाएगा 1 -6 तो -5। ऐसा ओरली सॉल्व करके आना चाहिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिख लो। अब पूरे ऑपरेशन लिख लो सी का, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो पहला ऑपरेशन क्या है? पहले ऐसे थे जिसमें चेंज नहीं है, तो 1 2 1 2। इसमें चेंज नहीं है, किस किस में चेंज है? R2 में चेंज है, R3 में चेंज है, R4 में चेंज है। तो ये आ गया 0 -5 -5 -5, 0 -11 -5 -5, ये वाला ऑपरेशन। थर्ड वाला क्या है? 0 0 0 0। ठीक है, अब आप चेक करो बिलो द डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0 हुआ क्या? तो अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो सर एक नंबर बाकी है। सर कौन सा नंबर बाकी है तेरे को चेक करके, कौन सा बाकी है? तो सर ये -11 बाकी है, इसको 0 होना कंपलसरी है, तभी आपका रैंक मेथड प्रूफ होगा और आगे सॉल्व होगा। ठीक है, रैंक मेथड में क्या करते हैं हम लोग? बिलो द डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी 0। मस्ट बी 0 का मतलब ये भी 0 होना जरूरी है ना, तो नहीं होगा। ठीक है ना? तो हम लोग को इसको 0 करना पड़ेगा। तो पहले इसको थोड़ा सुंदर मैट्रिक्स बना देंगे। तो हम किस तरह 0 करेंगे चेक करना इसको।
यहाँ पे देखना, थोड़ा सा इसको थोड़ा सुंदर बना लेते। इस तरह बनेगा सर, देखो मेरे क्लियर दिख रहा। तो ये माइनस का साइन हटा देते पहले, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अगर माइनस का साइन हटाना है तो R2 में से, तो मैं ऐसा लिख सकता, R2 चेंजेस टू माइनस ऑफ 1/5 R2, और दूसरा इसमें से भी माइनस हटा दो। सर नहीं हटाए चलता, कि कोई बात नहीं, वैसा भी सॉल्व कर सकते हैं आप, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा आपका। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इसको R3 को। अब ऑपरेशन करें तो क्या मिलेगा आपको, बोलो। तो ऑपरेशन करें तो क्या मिलेगा, देखो इधर डायरेक्ट ही होता, 1 2 1 2, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये और 5 से भी डिवाइड कर दे रहे, इससे डिवाइड कर दे रहे 5 से। तो जैसे आप -5 से डिवाइड करेंगे तो -5/5 1 आता, -5/-5 1 आता, -5/-5 1 आएगा। तो ये ऑपरेशन में ये 1 1 1 होता। अरे क्या बात है सर। और इसको भी आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0 11 5 5 हो जाएंगे, और ये वाला 0 0 0 0। तो सर वो 11 तो 0 हुआ नहीं, आप करेंगे ना 0, काय को टेंशन ले रहे। यहाँ पर भी हो सकता था कि हाँ हो सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 55 हो जाएगा, और ऊपर वाले को 11 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी 55 हो जाएगा, माइनस करके 0 कर दो, ऐसा भी कर सकते। नहीं तो ये थोड़ा सुंदर बना दिया। अब मुझे पता है कि बिलो द डायगोनल एलिमेंट क्या होना, मेरे को 0 होना। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले को 11 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 11 - 11 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, किस में चेंज आ रहा, तो सर R3 में चेंज आ रहा, यानी ये R3 में चेंज आ रहा, और R3 माइनस 11 टाइम्स ऑफ R2, 11 टाइम्स ऑफ R2। थोड़ा नंबर छोटा हो गया ये करने से, ना तो बड़ा नंबर होता, बाकी और कुछ भी नहीं। तो R3 क्या है आपका, 0 11 5 5, और R2 कितना है, 11 R2, तो करो मल्टीप्लाई 11 से, 0 11 11 11, सबट्रैक्ट करो, 0 0 -6 -6। अरे क्या बात है सर, बहुत ही सुंदर बना दिया आपने आंसर। हाँ, इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आपका रैंक मेथड भी परफेक्ट हो रहा है इससे। यहाँ पे आपको 1 2 1 2 करना पड़ेगा, 0 1 1 1, और ये आपका आ जाएगा 0 0 -6 -6 0 0 0 0। अब आप नोटिस करो, बिलो द डायगोनल एलिमेंट 0 है क्या, हाँ सर है, सभी नंबर 0 है, चेक कर लो। तो अब आप इसका रैंक निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रैंक। तो ये कैसा करेंगे, सबसे पहले तो अब आप इसका रैंक निकालेंगे, तो थोड़ा स्पेस बना लेंगे। अब थोड़ा सा स्पेस बना के यहाँ पे देखना। अब आप बताओ मुझे रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या हो गया। अब आप इसका रैंक निकाल सकते, तो रैंक ऑफ सी क्या हो गया, बोलो। रैंक ऑफ सी आ गया आपका 3। अब आप बोलेंगे सर क्या होता है रैंक ऑफ सी, बोले तो नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज। तो अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 इसको काउंट नहीं करेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरोज रोज इज कॉल्ड एज रैंक। तो रैंक ऑफ सी आ गया। अब मुझे रैंक ऑफ ए निकालना है, तो आपको क्लियरली पता है कि ए कौन सा मैट्रिक्स रहता है, ये वाला मैट्रिक्स ए का रहता, इस साइड वाला मैट्रिक्स कौन सा रहता है, ए का रहता, इधर वाला कौन सा रहता है, बी का रहता है। तो आपको लिखना है तो लिख लो, तो मुझे ए का काम है तो मैं ए लिख लूंगा पहले। तो ए का लिख लो, ए इज व्हाट, 1 2 1 0 1 1 0 0 -6 0 0 0, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका भी रैंक क्या है, सर 3 है। हाँ, रैंक ऑफ ए भी कितना आ गया, 3 आ गया, रैंक ऑफ ए भी कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये क्वेश्चन में नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल कितने थे, वो भी 3 थे सर। इक्वेशन 4 थे, बट वेरिएबल कितने थे, 3 थे। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे क्लियरली समझता, x + y + x + 2y + z = 2। तो देखो यहाँ पे x y z है, इक्वेशन 4 है, बट अननोन वेरिएबल कितने हैं, 3 है। अननोन वेरिएबल कितने हैं, 3 है। तो फिर मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, अगर पहला केस बताया था इसके अंदर, कि अगर इफ रैंक ऑफ सी is equal to rank of A is equal to 3 is equal to number of unknown variable, ठीक है। नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के बराबर में है, तो सिस्टम क्या देता, यूनिक सॉल्यूशन देता। क्या देता बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या देता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो गया, रैंक ऑफ सी और रैंक ऑफ ए बराबर में है, 3 3 आया, और अननोन वेरिएबल के बराबर में रहे तो यूनिक सॉल्यूशन देता। और फिर आपको मैंने पहले बताया था, अगर रैंक ऑफ सी
और रैंक ऑफ ए बराबर है, तो सिस्टम क्या रहता? द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इस तरह लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको रैंक ऑफ सी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 है और 3 नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल भी है, तो आपको कौन सा सॉल्यूशन देता? यूनिक सॉल्यूशन देता। अब आपको वन बाय वन वैल्यू निकालना है, किसका किसका वैल्यू निकालना है? ए का, तो ए का तो निकल गया। अब इसमें से मुझे बी का वैल्यू भी निकालना है, इसका वैल्यू बी का, तो इस साइड वाला बी का वैल्यू है, तो मैं साइड में ले लूंगा बी का वैल्यू, बी का वैल्यू साइड में लूंगा 2 1 माइनस 6 0। आ गया सर समझ में मेरे? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखना, अब ये तो क्या है? कंसिस्टेंस है, और क्या है? यूनिक सॉल्यूशन देने वाला है। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ता है आपको? एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना पड़ता है। अब एक्स वाई जेड के वैल्यू के लिए आपको कहाँ रखना पड़ता है वैल्यू को? इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 में कौन सी वैल्यू रखेंगे? ये जो न्यू ए मिला और बी मिला आपको वो रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं जो ओल्ड रहेगा वो। मीन सर समझा नहीं मेरे को, आ जाओ इधर। यहाँ पे देखो, ये इक्वेशन 1 है, ए का वैल्यू रखना पड़ेगा और बी का वैल्यू। तो ए और बी कौन से रखेंगे अपन? जो आपको मिला है वो, ये नहीं रखेंगे हाँ? जो न्यू ए मिला न्यू बी मिला वो रखेंगे। तो यहाँ पे अपन वैल्यू रखेंगे और फिर एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अब ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया, इसका आंसर यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब आपके पास ये इक्वेशन से 1 मैंने लिख लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब एक्स का वैल्यू तो पता ही रहता, अब ए का वैल्यू रख दो वापिस, 1 2 1, ये जो मिला है वो रखना, नहीं तो बच्चे कंफ्यूजन होते, सर वो ए का वैल्यू मैं पहले वाला लिख लेता। अरे भैया वो कहीं को रखेगा, ये वाला है ना, यूनिक सॉल्यूशन देगा ना। कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या रहता? एक्स वाई जेड रहता, और ये वैल्यू क्या रहता बोलो? 2 1 माइनस 6 0। क्या बात है। अब ये क्या हो गया? मैट्रिक्स में आ गया। अब इसको अरेंज इन इक्वेशंस करो, या अरेंज इन सिस्टम भी बोल सकते हैं अपन, अरेंज इन इक्वेशन या अरेंज इन सिस्टम, तो जो बोलना चाहे वो बोलो, सिस्टम लिखता हूँ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, पहला नंबर पहले से, दूसरा नंबर दूसरे से, तीसरा नंबर तीसरे से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। अब दूसरे वाला, अब पहला वाला x तो 0 है, y और z है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 1। देन तीसरे वाला x भी 0 y भी 0। थर्ड वाला क्या है? माइनस 6 जेड इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, चेक करना। अब ये थर्ड वाला फोर्थ वाला तो सब 0 है, तो लिखने की कोई गरज नहीं है। तो यहाँ से मुझे z मिल जाएगा, माइनस सिक्स कैंसल, क्या बचा फ्रेंड? z इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि अगर z का वैल्यू 1 आ गया तो मैं यहाँ रख दूंगा, तो यहाँ से मुझे y मिल जाएगा। अरे क्या बात है सर, बहुत ही आसानी से समझा रहे हैं आप। हाँ देख लेते, y प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अरे क्लियर हो रहा? 1 1 कैंसल, देन y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू क्या होगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। y का वैल्यू z का वैल्यू यहाँ रख दो, तो x मिल जाएगा। नाउ x प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, सो दैट x प्लस 0 प्लस 1, ये 1 उधर चले जाएगा, 1 उधर शिफ्ट हुआ तो क्या होगा देखो, तो ये हो जाएगा आपका, ये प्लस 1 उधर गया तो माइनस, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 होता। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आंसर क्या आ गया आपका? x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0, z का वैल्यू 1। दैट इज कॉल्ड एज यूनिक सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन कंसिस्टेंस है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन निकालो, यूनिक सॉल्यूशन दिया तो यूनिक सॉल्यूशन निकालो, एंड अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन दिया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फिर मैं आपको एक और बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि यूनिक सॉल्यूशन कब देता, जब अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी कौन सा मैट्रिक्स है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर उस दोनों इक्वल है, सबसे पहले तो कंसिस्टेंस हो गया, फिर चेक करना कि नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर में है क्या रैंक। तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर में रैंक है तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस देन है रैंक तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देगा। तो पहले सबसे पहले आप रैंक ऑफ सी देखना, रैंक ऑफ ए देखना, ये लिखते से आप चेक कर लेना, अगर इक्वल है तो कंसिस्टेंस, ठीक है ना। इस तरह सॉल्व करना, अगर कंसिस्टेंस है तो फिर उसके नंबर ऑफ वेरिएबल देखना और रैंक ऑफ ए और सी देखना, आपने रैंक ऑफ ए और सी देखना, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। रैंक ऑफ सी के बराबर में आया नंबर ऑफ वेरिएबल तो यूनिक सॉल्यूशन, लेस देन आया नंबर ऑफ वेरिएबल के तो दैट इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आने वाला है अगले जो वीडियो के अंदर, वो लेमड़ा के फॉर्म में आ रहा है, यू के फॉर्म में, अननोन वैल्यू भी के फॉर्म में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना आपने, कि यूनिक सॉल्यूशन कब देता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब देता। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलते हैं। वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।